हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्यूरियोसिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। कूलम्ब्स को लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और न्यूमेरिकल्स जो लास्ट में है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसको जरूर देखें। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा 12th का फील, फर्स्ट टाइम जो फील होगा वो फिजिक्स का मिलेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हम लोग सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस कर रहे होंगे। किसको? कूलम्ब्स लॉ को। तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ये कूलम्ब्स लॉ आया ही क्यों। जैसे हमारा सवाल ऐसा हो सकता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और क्यों है। तो देखिए, हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के ऊपर। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था अलग अलग प्रॉपर्टीज, एडिटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। दो अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, वहीं दो अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ माइनस माइनस भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस चार्ज होगा तो ये भी एक दूसरे को रेपेल कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, ठीक है, कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये दोनों में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एक सवाल आ सकता है कि ये फोर्स कितना होगा। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये फोर्स कितना होगा। अगर दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा और नेगेटिव नेगेटिव रेपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है, ये दोनों हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, यानी फोर्स को फाइंड करने के लिए, फोर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास एक लॉ है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जिन चार्जेस की बात हो रही है वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस है। कौन से चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में बात कर रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में और न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं अब। तो आप ये समझ गए कि क्यों कूलम्ब्स लॉ है और आखिर क्या रीज़न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ हम लोगों को क्या बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको यह समझा पाऊँ कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, मान लेते हैं दो चार्जेस है। क्या? दो पॉइंट चार्जेस है। एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, और दोनों सेम चार्ज है। कहने का मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। आप प्लस माइनस भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कन्वेंशन के लिए सिंपल प्लस प्लस चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। एक प्लस चार्ज है और एक और प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिपेल करेगा, यानी पहला वाले दूसरे वाले को ढकेल रहा होगा ऐसे, तो इस टाइप में फोर्स लगा रहा होगा। और ये जो दूसरा वाला, ये पहले वाले पे भी फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये इस साइड में फोर्स लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो अगर ये दूसरे वाले पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ऐसे लिखा जाता है कि पहले वाले पे दूसरे के द्वारा, ठीक है, और ये दूसरे वाले पे पहले के द्वारा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इस बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं r। क्या डिस्टेंस को मान लेते हैं? r मान लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमको इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जानना हो कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स होगा। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? कुछ फोर्स होगा। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोगों को पूछता है या बताता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा। ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। कितना होगा?
K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए अब ये फोर्स कहाँ से आया फॉर्मूला, तो अभी हम लोग यही समझेंगे कूलम्स लॉ से। तो कूलम लॉ क्या बोलता है कि जितना भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के। क्या? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड किस में होता है? हम लोग को चार्जेस पढ़ रखे हैं पहले लेक्चर में, तो आप लोगों को पता होगा कि कूलम में होता है, ये भी कूलम में। तो मान लेते हैं 2 कूलम होगा, ये 3 कूलम का एक चार्ज हो सकता है। तो हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या? फोर्स इज डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां पे तो हम लोग का रिपल्शन है, तो हम लोग अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ क्या लिख रहे होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां पे क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं? Q1 और Q2 ले लेते हैं, ताकि हम लोगों को रिपल्शन और अट्रैक्शन ना लिखना पड़े, डायरेक्टली लिख दे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरा लॉ में दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हम लोगों का कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स जो है वो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, आप खुद से सोचिए, एक चार्ज, 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस जितने पास होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, और जितना दूर ले जाएंगे उतना कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों ही इक्वेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो हम इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि फोर्स जो है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जो K है, इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है जो कि हम लोग बोलते हैं, और इसी को कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। क्योंकि इस लॉ को कूलम दिए थे, इसीलिए इस कांस्टेंट को क्या बोला गया? कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये K का वैल्यू क्या है? ये K क्या है? जैसे F इज इक्वल टू KMA में K1 होता है, तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या है ना? तो हम लोग समझेंगे, जो K है उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, यानी पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू आया कहाँ से? अब सवाल तो यही आता है, ये वैल्यू कहाँ से आया? तो देखिए ये K एक्चुअल में, जो ये K है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट से जानते हैं, ये K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? ध्यान से समझिए, एक नया लेटर आ गया, एक ग्रीक लेटर है, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, NAU। यहाँ देखिए ये जो नीचे गोल जैसा जीरो जैसा लिखा है, इसको हम नॉट पढ़ते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे Q नॉट।
कुछ इस तरह का पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े थे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस के को हम लोग बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, और बाद में इस इक्वेशन को। तो थोड़ा सा आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, एक नया वर्ड आ गया, तो इस वर्ड को हम लोग समझेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। अच्छा, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशन चैप्टर। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको देखिए, एक 2 kg का मास है और एक 3 kg का मास है। क्या है? एक 2 kg का मास है और एक 3 kg का मास है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अच्छा 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। अच्छा, आप हमको बताइए कि इसके बीच का फोर्स कितना होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी मास ए मास बी को अट्रैक्ट कर रहा है और मास बी मास ए को, है ना, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स कितना होगा? अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 और 9 भी, तो आप जानते होंगे कि ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है बच्चों, F जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में क्या है? एयर मीडियम है ना। दोनों स्टोन को, दोनों मार्बल्स को कहाँ रखे थे? एयर के बीच में रखे थे। अब इसको मीडियम चेंज कर दीजिए, और मीडियम क्या कर दीजिए? वाटर। इन दोनों ही मार्बल्स को वाटर में जाके प्लेस कर दीजिए। 1 मीटर डिस्टेंस में ही 3 kg मार्बल, 2 kg मार्बल। क्या ये फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाएगा? तो जवाब है नो। तब भी हम लोग मेजर करेंगे तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो चेंज नहीं होगा। वो जितना एयर में था उतना ही वाटर में होगा। इसको चेंज करके कर दीजिए ऑयल, तब भी ये फोर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों मासेस के जगह पे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स है, एक 2 कूलम का और एक 3 कूलम का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है? अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड करना है, जिसके बीच का डिस्टेंस r है, r यहाँ पे 1 मीटर है, तो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला से, दैट इज F इज इक्वल टू k q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप लोग यहाँ पे भी लगाओ और देखो, F इज इक्वल टू k q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आ जाएगा। अच्छा, इस फोर्स को निकालने के बाद यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर है। अब इसको चेंज कर दीजिए और इन दोनों ही चार्जेस को बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में, यानी इतने ही डिस्टेंस पे जाके वाटर पे प्लेस कर दीजिए, वाटर के अंदर। अब अगर हम लोग फोर्स मेजर करेंगे तो क्या फोर्स इक्वल आएगा? तो जवाब है नहीं। जब मेजर किया गया तो ये इक्वल नहीं आया। जब इसका मीडियम फिर से चेंज किया गया, 3rd मीडियम, 4th मीडियम, यानी हर मीडियम में ये फोर्स जो है बीच में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस आपस में कौन सा फोर्स लगाते हैं? चार्जेस एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाते हैं? 2 चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इस फोर्स को मेजर किया गया, क्या किया गया बच्चों? इस फोर्स को मेजर किया गया, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्सेस आए, ठीक है। तो ये जो अलग अलग फोर्सेस हम लोगों को मिला, इससे क्या पता चला कि जो हमारा कूलम्स लॉ है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग को इस बात से क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब है कूलम्स लॉ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी जिसमें पॉइंट चार्जेस को हम लोग प्लेस किए हैं उस बीच में कौन सा मीडियम है, इस बात पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हम लोग समझेंगे, अगर मीडियम पे डिपेंड करेगा तो एयर में ज़्यादा होगा या वाटर में ज़्यादा होगा?
तो जवाब है या वैक्यूम में ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग इस चीज़ को मेजर किए तो देखें वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फिर एयर में, फिर वाटर में। तो इस चीज़ को बोला गया परमिटिविटी, यानी कौन कितना परमिट करता है, यानी अपोज कितना कर रहा है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या मटेरियल, वाटर एक मटेरियल है, एयर एक मटेरियल है, बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग का परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल ये क्या है, कितना वो रेजिस्ट करता है कूलम्स फोर्स को। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना रेजिस्ट करता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। तो हमारा जो एयर का परमिटिविटी है और फ्री स्पेस का, ये दोनों वैक्यूम और एयर का वो सेम होता है, हम लोग लगभग सेम ले लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट किसको डिनोट करते हैं, स्पेशल डिनोशन है एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितना होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का। तो सर अभी आपने बताया के का वैल्यू है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो फिर ये क्या है, देखो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो जितने बार भी न्यूमेरिकल्स बना रहे होंगे हम लोग इसी फॉर्मूला से बना रहे होंगे, और यहाँ पे के का वैल्यू इतना सॉल्व करके ना पुट करके हम लोग डायरेक्टली के का वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल शॉर्ट में बनाने हैं और इजीली बनाने के लिए इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आया बच्चों। अभी आगे देखिए, अब अगर हम लोग इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को, जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग क्या बोले, दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, इस के को देखिए, अभी हमने के का वैल्यू निकाल लिया था। के का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको यहाँ से पुट कर लें, क्या, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, के वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस है, यानी कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन लिमिटेशंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूला पे, जिससे हम लोगों को ये समझ में आए कि इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है। द सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो उस न्यूमेरिकल के बाद में आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो रुकिए, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए एक 2 कूलम का चार्ज है और एक और 2 कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये हम लोगों का है 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। तो अगर हम लोग पूछें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कितना होगा, आप बताइए। ये जो फोर्स है ये कितना होगा, F कितना होगा, यानी 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 2 कूलम आर प्लेस्ड
एट ए सेपरेशन या फिर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe लिख दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे? तो अभी हमने क्या पढ़ा सॉल्यूशन, F जो होता है वो K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन करेंगे ताकि हम लोग फॉर्मूला के यूज को समझ पाएं। तो K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू ये है हमारा Q1 और ये हम लोग मान लेते हैं Q2, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू 2 इंटू Q2 का वैल्यू 2 बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 6 इंटू 6, देखिए ध्यान से 2 से 6 चला गया 3, 2 से 6 3 और ये 3 से 9 3 और ये 3 3 कट गया। देखिए यहाँ पे बचा 10⁻9 यानी 10⁻9 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है हम लोगों का F इज इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10⁻9 न्यूटन फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में। यानी Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? 10⁻9 न्यूटन। आपको ये चीज समझ में आ रहा है? दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 10⁻9 न्यूटन। अभी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए कि कैसे हम लोग कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या है, एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे कि कूलम्स लॉ हम लोगों को बोलता है कि फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर विच इज इक्वल टू F K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो बच्चों याद हो गया यहाँ तक आपको? उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी इस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहले उसका आंसर दीजिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा कि K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ तो हमने डायरेक्शन मेंशन किया ही नहीं, तो ये फॉर्मूला कैसे सही है? तो ये इसका स्केलर फॉर्म है, ठीक है। अभी हम लोग इसके का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन उस वेक्टर फॉर्म से पहले हम लोग इस कूलम्स फोर्स को कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ठीक है, और देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक तरफ बना लेंगे हम लोग, 2 कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन एंड डिफरेंस दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। कंपैरिजन में हम लोग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों को लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो सिर्फ डिफरेंसेस को लिखा जाता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस दोनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल लॉ की बात करेंगे, और दूसरी तरफ कूलम्स फोर्स, ठीक है, और कूलम्स लॉ, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए F G से हम लोग डिनोट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये इक्वल होता है G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। यानी अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लें m1 और इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से m2 से r है, ठीक है, ये m2 ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स G किसके इक्वल होगा? Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ देखिए ये आपको पहले भी पता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे अगर हम लोग कूलम्स फोर्स की बात करें, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, इसको Fe से डिनोट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कूलम्स फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए Fe, तो ये इक्वल होता है K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे, एक चार्ज है हम लोगों का Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों सेपरेटेड है विथ अ डिस्टेंस r से, ठीक है, r डिस्टेंस से दोनों ही सेपरेटेड है। तो दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हम लोग देख सकते हैं दोनों ही फार्मूला सिमिलर है। और दोनों ही फार्मूला जो है सिमिलैरिटीज़ की बात करें अब, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ की बात करें दोनों में, तो दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या? बोथ ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ।
ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, यानी दोनों ही स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों ही न्यूटन्स के सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, बोथ फॉलोज न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक लिखिए आप सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, दूसरा चीज़, अगर ध्यान से आप देखें, लास्ट पॉइंट एक और लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर में इरेज कर दें, आप लिख लिए। देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर ये फोर्स एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। क्या हम लोग फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं सिमिलर पॉइंट्स में, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस बोलने का क्या मतलब होता है, सेंट्रल फोर्सेस बोलने का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। क्या, सेंटर टू सेंटर, दोनों फोर्सेस जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं, दोनों में जो फोर्सेस लगते हैं वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं बच्चों, सेंटर टू सेंटर। तो हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसिमिलैरिटीज, यानी दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लें। ध्यान दीजिए, नहीं तो 11th तो बर्बाद हो ही गया है, अब 12th भी बर्बाद हो जाएगा। तो कितने बच्चों का 11th बर्बाद हो गया? नहीं भाई, ऑनेस्टली बोलो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है झूठ बोलने से। मतलब कैमरा के सामने कौन देख रहा है? अच्छा, आप फ़ोन के सामने हो तो फ़ोन के सामने आपको अभी कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। तो ऑनेस्टली अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है तो 12th में बहुत ध्यान से पढ़ो। आज के इस लेक्चर से हम लोग रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे, ध्यान दीजिए। HC वर्मा कर रहे होंगे, आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे। आप खुद से भी पढ़ सकते हो। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया है, ठीक है। आपके हो सकते हैं स्कूल में कम पढ़ाई हो, ट्यूशन्स में कम पढ़ाई हो, लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही वीडियोज़ देखो, लेकिन एटलीस्ट पढ़ो, ये ज़रूरी है। तो बच्चों समझ रहे हो ना, पढ़ना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि कैसे पढ़ते हैं, मीडियम, जिस मीडियम से पढ़ो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप पढ़ रहे हो, दैट ओनली मैटर्स। यहाँ देखेंगे, एक साइड हम लोग लिख लेंगे वापस से ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों मुझे पता है आप लोगों का इंटेंशंस थोड़ा, इसलिए इरेज कर दिया। दूसरे साइड में लिखेंगे कूलम्स फोर्स, ठीक है। तो दोनों में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस, कि क्या डिफरेंसेस है। अच्छा हाँ, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है, कोई नहीं बच्चों, एडजस्ट कर लो। डिफरेंसेस, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी दो मासेस के बीच में आप ऐसे सोचो, देखिए एक मास है m1 और एक दूसरा मास है, ये दोनों एक दूसरे को कभी रेपल करेगा क्या? नहीं, हमेशा जब भी करेगा दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा, अगर कूलम्स फोर्स की बात करें, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन कि चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर दोनों ही लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, प्लस माइनस है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा, अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्या, इसका जो कांस्टेंट है जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। किसी भी मीडियम में रख दो, तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स जो पहले मिल रहा था वही मिलेगा। बस तुम मासेस को चेंज मत कर देना, डिस्टेंस को चेंज मत करना, बाकी सिर्फ मीडियम चेंज करने से जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वहीं के जो है यानी कि कूलम्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जिस मीडियम में रखते हैं उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि
तीसरी बात करें अगर, ठीक है, तीसरे डिफरेंस की बात करें तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इन कंपैरिजन। तीसरे पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट में दोनों के बारे में लिख लेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू Fg, यानी कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इस बात को हम अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, इस बात को मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कूलम्स फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे बच्चों? तो इस चीज़ को हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर हम लोग k की वैल्यू की बात करें तो ये है 9, यहाँ ऊपर लिखते हैं। अगर हम लोग k की वैल्यू की बात करें, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं, k की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 9 × 10⁹ और वहीं g की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो, डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहीं पे। तो आप इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि यहीं पे अगर डिफरेंस है तो हम लोग को वैल्यूज़ में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे होंगे कि दो प्रोटॉन के बीच में कंपेयर कर रहे होंगे। अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब आपके माइंड में भी और एग्जाम में भी, दोनों में। तो धीरे धीरे पढ़ते जाना है बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं है क्लास 12th, आपको लग रहा होगा, लेकिन फिजिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। तो एक कोटेशन है फिजिक्स के बारे में बच्चों, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट ने बोला है, क्या बोला है कि अगर आपको फिजिक्स नहीं पसंद है तो दिक्कत आप में नहीं है, ना ही दिक्कत सब्जेक्ट में है, दिक्कत है आपके टीचर में। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि फिजिक्स वाज द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हो कि पूरे नेचर से कनेक्टेड है। और आप इसको एक बार अगर फील करने लगे तो फील करना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनाना है इस लाइन को, हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, थोड़े अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स है, उन दोनों के बीच में फाइंड करना है। बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, separated by a distance r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ देखेंगे, एंड कंपेयर देम, कंपेयर करके बताइए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन, दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन है, तो हम लोग दो चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे Fg। अभी हमने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिनोट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 × m2। तो हम लोग यहाँ पे m1 को लिख सकते हैं mp, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r², जो बीच का डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, वहीं Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्रोटॉन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन ये है प्लस और एक प्रोटॉन ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है हम लोगों का r, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। थोड़ा बना दूँ, ये लीजिए, प्लस p और एक और, अच्छा p प्लस, ये p प्लस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है हम लोगों का r, और इन दोनों के बीच में एक बार g फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल यानी Fg फाइंड करना है, और Fe फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Fg फाइंड करना है, Fe फाइंड करना है, और फिर कंपेयर करना है, यानी Fe/Fg करना है आपको। क्या करना है, Fe/Fg, ठीक है, कि कितना टाइम्स होगा। तो यहाँ देखिए Fe की बात करें तो क्या होता है, Q1 × Q2, तो यहाँ पे Q क्या है, P है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो P है
चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ये किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। बस इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, क्या नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ पे माइनस हटा दें तो ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, यानी प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसको इक्वल होता है, माइनस सिर्फ हटा दें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू ई बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा जी एम पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग फाइंड कर लिए, यानी एफ जी का वैल्यू फाइंड कर लिए, एफ ई का फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इन दोनों के को कंपेयर करना है। तो इतना दूर आप लिख लें सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर। क्या लिखने वाले हैं, कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना है, एफ ई अपॉन एफ जी करना है। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, जी एम पी का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं किए, ठीक है। आपको तो कंपैरिजन मेनली दिखाना है ना, और ये जानना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करेंगे और क्या देखेंगे, यहाँ से क्या आया कि एफ ई अपॉन एफ जी जो है वो इक्वल होगा जी एम पी का स्क्वायर बाय के ई स्क्वायर, यही होगा बच्चों। देखिए तो जी का वैल्यू, ठीक है, देखिए जी का जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, यही होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। और जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया आई थिंक। अच्छा, ये ऊपर ना होता, ठीक है, इसको सुधार लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे होता के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय जी एम पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने थोड़ा सा इसको इधर लिख दिया, तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। एफ ई बाई एफ जी करना था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर बाय, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है, ठीक है, तो टाइम्स हम लोग को पता चल जाएगा, बाय जी एम पी स्क्वायर। तो इसको चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई का वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर कूलम। तो वहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 2 टाइम्स के ई स्क्वायर। इसी तरह जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और यहाँ पे इंटू प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.27 इंटू सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इसका स्क्वायर। हाँ, अब ठीक है। तो ये देखिए 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बाय स्क्वायर बाय 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर 27 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, क्या इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे अगर, ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा होगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36, ठीक है, 10 टू द पावर 36। अब देख पा रहे हो कितना बड़ा वैल्यू है, वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36। आप इसको सॉल्व करके देखना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी सॉल्व करूँगा तो टाइम लगेगा। तो आप इसको सॉल्व करना, इसका आंसर आ रहा होगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर अब हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें रिजल्ट को, तो हम लोगों के पास क्या है कि जो एफ ई अपॉन एफ जी था ये किसके इक्वल है, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 एफ जी। आप समझ पा रहे हो कितना टाइम्स ज़्यादा है,
कितना गुना ज़्यादा है, 10 टू द पावर, इस 1.24 को हटा भी थे तो भी 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना बड़ा है कि आप बोल सकते हो ये तो नेग्लिजिबल है ना, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। Fe जो है यानी कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी बिगर देन Fg, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ गए, इस क्वेश्चन से यही कंक्लूजन आया। आप इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का भी आप क्या निकाल सकते हो, कंपैरिजन करके देख सकते हो, और अलग अलग चार्जेस का भी। तो आप इस तरह से समझ गए कैसे करेंगे। तो बहुत टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन कंपैरिजन पे भी आता है, तो आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुश्किल हो, लेकिन इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कि अब ये कूलम्स लॉ का मैंने शुरू में आपको जिस टाइम पढ़ा रहा था कूलम्स लॉ, आपको एक चीज़ बताया था कि कूलम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, यानी आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। तो हम लोग समझ रहे होंगे कि कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो अब हम लोग हेडिंग दे देंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या देंगे? हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशन बोलने का मतलब है कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, पहला चीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल, या फिर इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। कहाँ पे नहीं है? एक्सटेंडेड सिस्टम में, ठीक है। एक्सटेंडेड चार्जेस में ये नहीं लगा सकते। अगर एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम है, ठीक है, यानी कि कुछ बहुत बड़ा चार्ज का सिस्टम है, तो वहाँ पे हम लोग प्लस 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 इन्फिनाइट है यहाँ पे, ठीक है, एक रॉड है, तो इस तरह में कूलम्स लॉ को डायरेक्टली नहीं लगा सकते। ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस पे। डायरेक्टली हम लोग पूरे सिस्टम पे नहीं लगा सकते जिसमें बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। दूसरा बात, ठीक है, कि एक बात याद रखिए, जब भी कूलम्स लॉ लगाएंगे तो ये बात कंपलसरी है कि कम से कम एक चार्ज को रेस्ट में रहना है। क्या? इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्टेशनरी चार्जेस। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है, यानी Q एट रेस्ट और Q2 एट रेस्ट, Q1 एट रेस्ट एंड Q2 एट रेस्ट। अच्छा, ऐसे लिखते हैं, Q1 भी रेस्ट में रहना चाहिए, Q2 भी रेस्ट में रहना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, Q1 रेस्ट में हो, Q2 मोशन में हो, ठीक है, एक रेस्ट में एक मोशन में, तब एप्लीकेबल होगा। ये सवाल अभी आपके लिए, ठीक है, सोचिए 1 मिनट, तब तक मैं आगे लिखता हूँ और सुनिएगा। Q1 मोशन में हो और Q2 भी मोशन में हो, तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या इसमें होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम ऑफ एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, कोई भी 1 हो या 2 हो, लेकिन अगर एक रेस्ट में और दूसरा मोशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पॉइंट चार्जेस हैं तो यहाँ भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इन दोनों ही बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। कहाँ एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस पे। दूसरा, ये सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे कम से कम मिनिमम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। क्या? मिनिमम 1 चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, एक चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप इन दोनों ही चीज़ों को लिख लें, ठीक है। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा कूलम्स लॉ है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें। अब हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ठीक है, कूलम्स लॉ के ऊपर, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आज के इस लेक्चर में फिर उतना ही, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म तक पढ़ेंगे और एक अच्छे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो इतना आप पहले नोट कर लें, इसके बाद करते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे होंगे जो कि बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, ये एक बोर्ड लेवल से थोड़े से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में और आपको फील होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिट है और इस चैप्टर में बहुत अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। दो आइडेंटिकल चार्जेस है, एक ऊपर में फ्लोर है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से टाइड है एक स्ट्रिंग, ठीक है। दो मासेस, दो स्ट्रिंग्स टाइड है और इस पर दो मासेस लटके हुए, ठीक है। एक M1 लगा हुआ है और एक M2 लगा हुआ है और ये दोनों चार्ज्ड हैं। क्या है, इन दोनों में एक आइडेंटिकल चार्ज है, यानी ये एक प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, या फिर ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। और बोलता है ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग R ले लेंगे। क्या ले लेंगे, R ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और दोनों ही मास कैसे हैं, चार्ज्ड हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और दोनों मासेस चार्ज्ड हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि दोनों ही जो मासेस है, चार्ज मासेस, ये एक दूसरे को रेपेल कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है M1 पे और M2 पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है और दोनों स्ट्रिंग से टाइड है। तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा दोनों मासेस है, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, यानी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ठीक है। जो हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये कितना, क्यू आपको निकालना है, आपको बेसिकली क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है कि क्यू कितना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड spheres having mass M1 and M2, two identical charged spheres having mass M1 and M2 tied to strings at a same point with the string is making an angle theta, with the vertical, दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल दोनों के लिए, यानी दोनों इक्वली दूरी पे हैं। तो अब हम लोग को बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है तो किसी भी एक का फाइंड कर ले तो दूसरा का भी वही होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए 2 मिनट, मैं आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो शायद इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सीखोगे, और नेक्स्ट लेक्चर को देखिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लिख लिए, अभी सॉल्व करें। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस फिगर को रहने देता हूँ। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और अब देखिए, अच्छा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो दोनों ही हम लोगों का, ये दोनों मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जो M2 है ये M1 पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे एक Fe फोर्स लग रहा होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो मास है इसका कुछ वजन होगा, इसका कुछ वेट होगा। इस वेट की वजह से नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़े हैं पहले से ऑलरेडी 11th क्लास में। तो नीचे mg वेट होगा, वेट इज इक्वल टू mg, ये नीचे में लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, हम लोग इसको देखिए, ये जो t है, अगर हम लोग ऐसा करें कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना ले, कार्टेशियन प्लेन बना लिए। और इस कार्टेशियन प्लेन में अगर मास को, ये वाला जो मास m1 है इसको बीच में रख ले। कहाँ रख लें, इस बीच में m1 मास को रख लें।
यहाँ पे अज्यूम करें ये m1 है, ठीक है, ये m1 यहाँ पे है, तो हमारा ये होगा टेंशन, यहाँ से ये स्ट्रिंग होगा, टेंशन बोलते हैं, ये स्ट्रिंग होगा यहाँ पे कनेक्टेड, ये जो स्ट्रिंग है ऐसे, और यहाँ पे ये वाला वर्टिकल लाइन होगा, ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे बना सकते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका चाहो तो आप कुछ नाम भी दे सकते हो, ये टी बना रहा है, ये क्या बना रहा है, टी, ठीक है, टेंशन। और ये अगर इन दोनों को हम लोगों को पता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि टेंशन फोर्स है, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। देखिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हम लोग का टी साइन थीटा, एक होगा टी कॉस थीटा। क्या होगा, एक टी साइन थीटा होगा, एक टी कॉस थीटा होगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसका एफ ई है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस साइड में लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, तो इसको लिख लें। अब देखिए ध्यान से, ये एम जी को यहाँ पे लिख लेते हैं, एम जी लग रहा है। अब अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखें तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं, अच्छा हाँ, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं लिखा तो क्वेश्चन में आप ऐड कर लो कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये गिवन है, क्या है, गिवन कंडीशन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हिल नहीं रहा है, बिल्कुल ये स्थिर है, ठीक है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कोई भी फोर्स भी बाहर नहीं से लग रहा है, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यानी कि एफ नेट जो इस पे लग रहा है वो जीरो लग रहा है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और ये सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो टी साइन थीटा है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, और जो हमारा टी कॉस थीटा है, ठीक है, ये टी कॉस थीटा ये एम जी के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ऐसा होता है, ठीक है, ये एम जी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। टी साइन थीटा एफ ई के बराबर, देखिए टी साइन थीटा ये एफ ई के बराबर, और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं कूलम्स फॉर्मूला, ठीक है, कूलम्स लॉ, क्या पढ़े हैं कि एफ ई जो होता है वो के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 तो प्लस Q है, तो इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q लिख सकते हैं, और ये यहीं से क्या हो जाएगा, एफ ई जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ई के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, इसको हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल को हम लोग ध्यान से नोटिस करें, ये वाला देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहो तो आप इसका नाम ए बी सी भी दे दो अगर आपको मन हो तो, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग अगर वैल्यू लिखें टैन थीटा का, क्या यहाँ से इसको इधर इरेज कर ले, आप पहले नोट कर लो, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल बस हम लोग देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर हम लोग टैन थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो टैन थीटा है, ठीक है, ये टैन थीटा किसके बराबर होगा, P बाई बी, P क्या है, टी साइन थीटा, क्या है, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, ठीक है। देखिए तो t और t कट गया। अच्छा, t साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए इस जगह पे t साइन थीटा एफ ई के बराबर था, t कॉस थीटा एम जी के बराबर था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t साइन थीटा बराबर एफ ई और t कॉस थीटा बराबर एफ जी, सॉरी एम जी, एफ जी बोलते हैं, एम जी, ठीक है। तो यहाँ से तो कट गया ये, अब ये आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ध्यान से बताओ, ये एफ ई जो है, ये एफ ई के लिए हम लोग कितना वैल्यू फाइंड किए कि एफ ई जो होता है वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कि जो हमारा टैन थीटा है ये इक्वल है के क्यू स्क्वायर बाय एम जी के,
कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हम लोग अब और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग चाहें तो इस चीज़ को ही क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें, इधर इरेज कर दें, अगर हम लोग इसी को लिख दें, हम लोग को क्या चाहिए, Q का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू, Q स्क्वायर को एक साइड छोड़ दीजिए और बाकी सबको अपोजिट साइड में कर दें, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और K को नीचे ले आइए, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया mg tan थीटा, क्या हो गया, mg tan थीटा बाय K, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, इस K के बदले भी क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा बाय K के जगह पे क्या लिख सकते थे हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो वापस से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हम लोग पढ़े इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, और ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो गया, तो ये K भी हट गया, हम लोग को क्या चाहिए, Q चाहिए, Q स्क्वायर से Q रहने देंगे और उधर चला जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हम लोगों का आंसर, Q का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड। तो ये आंसर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था, देखिए पहले से जब KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी होता, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देंगे, mg आर स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे तो क्या लिखे थे कि K इज इक्वल टू, K बोलते हैं, Fe इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वो आर स्क्वायर यहाँ पे जब हम लोग Fe का वैल्यू पुट करेंगे तो KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी होगा, mg तो रहेगा ही, साथ में आर स्क्वायर भी होगा, ये आर स्क्वायर बस ऐड कर लेंगे, तो आर स्क्वायर ऐड किए, यहाँ पे भी आर ऐड कर दीजिए, ठीक है, mg आर स्क्वायर, ठीक है, mg आर स्क्वायर tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट अंडर mg आर स्क्वायर tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार बनाने का ट्राई करें, ठीक है, खुद से, और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को, क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको इरेज कर दें, और हम लोग का वो लास्ट टॉपिक होगा आज का। देखिए क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले मैं आपसे कोई चीज़, कुछ एक दो बातें पूछना चाहूँगा, मतलब मुझे नहीं पता लिटरली कि किनको पता है और किनको नहीं पता है, लेकिन अगर आपने क्लास 11 में वेक्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, और आपको पता होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं 11th के, मतलब 11th के, जिनमें आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वो 12th में अप्लाई होंगे, इवन जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक अप्लाई होंगे, तो वेक्टर उन्हीं में से एक है, तो आप इनको पढ़ो, ठीक है। हम लोग अभी एक छोटा सा चीज़, अगर आपको नहीं भी आता है तो सिर्फ एक चीज़ पढ़ लो, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इतना जान लो, ठीक है। तो अभी हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बात करेंगे। तो अभी हम लोग क्या जाने कि दो चार्जेस, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 और एक चार्ज हम लोग बना लेते हैं Q2, क्या बना लेते हैं, Q2, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और इन दोनों ही चार्ज हम लोग के r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इस तरह में हम लोग क्या निकालने सीखे थे, कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू KQ1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, हम लोग अभी यही सीखे थे। लेकिन क्या ये वेक्टर फॉर्म है, नहीं, हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी लगाने पे इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए,
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये दोनों ही चार्जेस, दो चार्जेस हैं, तो अगर दोनों मान लीजिए प्लस में हुआ या दोनों माइनस में हुआ, या एक प्लस ये एक माइनस में हुआ, तो दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, तो दोनों ही इक्वल ही होगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम लोग क्या देखेंगे ध्यान से कि ये दोनों ही चार्जेस में जो फोर्स लग रहे होंगे, क्या जो फोर्स लग रहे होंगे, तो दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे, एक Q1 पे Q2 के द्वारा और एक Q2 पे Q1 के द्वारा, है ना, जिसको हम लोग लिखे थे F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करते हैं। किसके टर्म में? पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में आंसर लिखते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लाते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं, थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बना लें, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्लेन बना लें। अच्छा, इतना ही बनाते हैं, ठीक है। और एक वेक्टर यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा बनाएं, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, एक वेक्टर यहाँ पे, वेक्टर बोलते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ पे चार्ज है Q1 और एक चार्ज Q2 है, और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड में फोर्स लगा रहा होगा और ये इस साइड में फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ एक चार्ज है Q2, दोनों अपोजिट चार्जेस, क्या, टू आइडेंटिकल्स एंड अपोजिट चार्जेस, कंसिडर टू चार्जेस आइडेंटिकल एंड अपोजिट। अब यहाँ पे ये जो दोनों चार्जेस है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इस साइड में x, इस साइड में y लिख दें, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग r1 वेक्टर मान लेते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को r2 वेक्टर मान लेते हैं, क्या, r1 एंड r2 मान लेते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था, तो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिनको नहीं आता है उनके लिए, नहीं तो स्किप कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप समझ सकते हो। देखिए, अगर एक पार्टिकल, क्या, एक पार्टिकल P पॉइंट से, क्या, ये P1 पॉइंट है, एक पार्टिकल P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाता है, कहाँ तक जाता है, P1 से P2, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट यही है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ये मान लीजिए हम लोग का यही है, इसका P1 इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका P2 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर इसका नाम दे दे A से B तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, और ये AB किसके इक्वल होगा, P2 माइनस P1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसी को हम लोग लिखते हैं P12 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P2 माइनस P1, और इसी को बुक्स में लिखा रहता है P12, क्या लिखा रहता है, P12। इसी तरह से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स के साथ भी करेंगे। यहाँ R1 R2 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन से अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, तो यहाँ जो F12 है इसके लिए क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर हो जाएगा। और जो हमारा F21 फोर्स है इसके लिए R12 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है उसे बता रहा होगा, क्या, फोर्स का जो डायरेक्शन है उसे बता रहा होगा। हम लोग इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। आप इसको फिर से देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर को इरेज कर दें बस यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स, ठीक है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F12 एक F21, तो हम लोग लिखते हैं F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये किसके इक्वल होगा, KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर के, बस इसको चेंज करना है। देखिए, तो R स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर तो रहेगा नहीं, ये क्या होगा, चेंज होगा, यानी इसका यूनिट वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जो इसका डिस्टेंस है वही ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लोग का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा R12, क्या हो जाएगा, R12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
r12 वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में तो यूनिट होता है। अच्छा, तो इससे पहले एक चीज़ समझिए कि हम लोग ए वेक्टर को क्या लिख सकते थे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट ए कैप, यही लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग r12 के स्क्वायर को, वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस में लगा दें और यहाँ पे क्या लिख दें, r12 कैप लिख दें। क्या लिख दें, r12 कैप लिख दें, ठीक है। अच्छा, अभी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग क्या समझे, P12 का मतलब होता है P2 माइनस P1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह R12 का मतलब क्या होगा, इसी तरह R12 का मतलब होगा R2 माइनस R1, क्या होगा, R2 माइनस R1, है ना, ये सब वेक्टर में है, ठीक है, ये सब वेक्टर में है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं K Q1 इंटू Q2 बाय, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर है तो उनको एक ही बार में अपने टाइम पे समझ में आ गया होगा, हर कोई मेहनत करते हैं। फिजिक्स के डेरिवेशंस टाइम मांगते हैं, आप इनको टाइम डिवोट करो, ये आपके हो जाएंगे। देखिए, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे, लाइफ का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे वो चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम ऑनेस्टली फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए, K Q1 इंटू Q2 बाय R12, इस R12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड में, है ना, अभी हम लोग समझे, R2 माइनस R1 वेक्टर। और इस R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, R12 कैप, ठीक है। तो ये हो गया F21 वेक्टर। अच्छा, अभी इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए, अगर हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू डॉट ए कैप, तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो ए कैप है वो ये जब इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम लोग R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए बच्चों, R12 कैप को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लें और R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को R12 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R2, अभी हम लोग समझे R12 का मतलब होता है R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, ये वेक्टर हो गया, और डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। देखिए सेम टू सेम फॉर्म में लिखे हैं, बस इसको हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे और इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं F21 जो है वो किसके इक्वल होगा, K Q1 इंटू Q2 बाय R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर बाय मॉड, अच्छा स्क्वायर हो गए यहाँ पे, क्योंकि R12 का स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 मॉड्यूलस में, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ही सेम है, इसका पावर 2 इसका पावर 1 क्यूब हो जाएगा। देखिए आप खुद ही देखिए यहाँ पे K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉड्यूलस का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता था, R का वैल्यू है R2 माइनस R1, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखा है, पहले सिर्फ हम लोग डिस्टेंस लिख दिए थे, डेट इज R स्क्वायर, अभी उसी R स्क्वायर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म से लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया R2 माइनस R1 का स्क्वायर आया, और ये हो गया R2 माइनस R1, ठीक है। इसको तो अभी हम लोग चेंज किए यहीं पे, अब इसको बस पुट कर दीजिए यानी सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाय R2, अच्छा R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस का क्यूब, और यही हो गया हम लोगों का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, क्या वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये पहला फोर्स निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, F21 का निकल गया। इसी तरह से सिमिलरली F12 का निकाल लेंगे, तो क्या इतना सॉल्व करना होगा, तो जवाब है नहीं।
आपको बस क्या लिखना है, F12 और यहाँ 2 और 1 की जगह 1 2 कर देंगे, यहाँ भी 1 2 कर देंगे और बस हो गया इक्वेशन। तो आप लोग खुद से लिखे, पॉज कीजिए, 1 मिनट समझिए और फिर इसको F12 खुद से ट्राई कीजिए लिखने का। वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो आप नोट कर लिए अच्छे से। यहाँ देखिए, तो मैं यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ इसी चीज़ को। बस आपको सिमिलरली लिखना है। क्या लिखना है? सिमिलरली। आप जब एग्जाम्स में बना रहे होगे तो, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ही आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली, कि डिराइव दी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और पूरा ही डेरिवेशन आपको आता है F12। और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। हम लोग एक टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे भी, जिसमें R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो F12 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2। सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली बस इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे R2 की जगह क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोनों इक्वेशन, ये यहाँ पे पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बस एक चीज़ ध्यान से समझना है, जब मैंने वहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया हुआ था, और एक चीज़ यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये कैसे लिखे गए, R12 का मतलब क्या होता है, R21 का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ शायद ही मैं अब और एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेंगे और इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें R1 R2 का वैल्यू हम लोगों को दिया रहेगा और हम लोग को पोजीशन वेक्टर के टर्म में आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास दो चार्जेस है, एक है Q1 और एक है Q2, और Q1 का जो वैल्यू है वो है +20 माइक्रोकूलम और इसका वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम। और हम लोगों को फाइंड करना है कि इस पहले वाले चार्ज के द्वारा दूसरे पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, और जो बीच में दोनों का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों को दिए हैं। हम लोग अभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े, जिसमें हम लोगों का पोजीशन वेक्टर इस बार दिया रहेगा, यानी R1 और R2 का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा। तो देखते हैं, इसका पोजीशन दिया हुआ है कि Q1 जो P है, हम लोग इसको P पोजीशन दे देते हैं और इसको Q। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, ये है 1 -1 एंड 2। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है -1 1 एंड 1। ठीक है, 1 -1 एंड 2, और इसका Q में दिया -1 1 एंड 1। तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, बाकी डिटेल्स दिए हुए कि +20 माइक्रोकूलम है, पोजीशन वेक्टर है 2p, 1 -1 2, और इसका पोजीशन वेक्टर है -1 1 1। ठीक है, तो इन पोजीशंस को हम लोग वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, पोजीशन वेक्टर में, तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन 1 एंड 2 निकालने के लिए, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा चीज़, ये माइक्रोकूलम क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जानते होंगे आप, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो अभी हम लोग जानेंगे 1 माइक्रोकूलम किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻6 कूलम के। तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले वाले चार्ज पे
दूसरा वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा होगा, इस चीज़ को हम लोगों को निकालना है। दोनों सेम चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, ये चीज़ अज्यूम्ड है कि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों पे फोर्सेस लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हम लोग को इसी फोर्स को निकालने बोला जा रहा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग F12 का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 बाय, अच्छा यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब, यही फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में देखिए ध्यान से, K का वैल्यू हम लोगों को पता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का पता है 20 माइक्रोकूलम और Q2 का पता है -10 माइक्रोकूलम, लेकिन R1 माइनस R2 का वैल्यू नहीं पता है और मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का भी नहीं पता है। तो हम लोग इन दोनों को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। K का वैल्यू हम लोगों के पास है, Q1 का है, Q2 का है, एक जगह पे लिख लेंगे। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, हम लोगों का Q1 का वैल्यू देखिए 20 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वहीं Q2 को भी चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में, -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है, अब है R1 वेक्टर। तो R1 को कैसे लिख सकते हैं, R1 देखिए, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखिए, अच्छा मतलब I J K कैप के टर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 I कैप माइनस 1 J कैप, यहाँ देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 1 - 1 और प्लस 2 K कैप, आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह R2 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो R2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 I कैप प्लस 1 J कैप और क्या लिख सकते हैं, +1 K कैप। तो ये वैल्यूज़ हो गया। अब हम लोगों को सारे वैल्यूज़ तो पता है, लेकिन हम लोग वैल्यूज़ पहले निकालेंगे, तो हम लोग R1 माइनस R2 वेक्टर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2। देखिए पहले फॉर्मूला से पहले हम सारे डेटा एक जगह पे रख लेंगे, सब लोग सॉल्व करके एक जगह पे कर लेंगे और फिर लास्ट में पुट कर देंगे। देखिए R1 माइनस R2, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 हम लोग को पता है क्या क्या है, 1 I कैप -1 J कैप प्लस 2 K कैप माइनस और अंदर में -1 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस 1 K कैप। जिन लोगों को आता है वो लोग स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको नहीं आता वो धीरे धीरे आराम से देखें। ये माइनस अब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 I कैप -1 J कैप प्लस 2 K कैप, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 I कैप चेंज हो गया, और ये हो जाएगा -1 J कैप, क्योंकि प्लस माइनस -1 J कैप, और यहाँ पे माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, -1 K कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 1 I कैप -1 J कैप प्लस 2 K कैप प्लस 1 I कैप -1 J कैप -1 K कैप। I वाले को I से ऐड कीजिए, 1 1 मिलके हो गया 2 I कैप J J, ठीक है, हो गया -2 J कैप। लेकिन K वाला देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो 2 में 1 चला गया 1, तो +1 K कैप। ये हो गया R1 माइनस R2 का वैल्यू, किसका हो गया, R1 माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू मिल गया। इसको ध्यान से, इसको साइड में रख लेंगे क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। R1 माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2 I कैप -2 J कैप प्लस 1 K कैप, इसको भी यूज़ करने वाले हैं। यह है R1 माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए और इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर दिया जाए। अब क्या चाहिए हम लोगों को, अब हम लोगों को मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर निकालना है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, अगर दिया हो x y मतलब I J K कैप के टर्म में, तो होता था ax² प्लस ay² प्लस az², यही होता था, है ना। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे मॉड्यूलस इस वेक्टर का भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये है हम लोग का R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड कर दीजिए। यहाँ देखिए इस वैल्यू को लेंगे तो √2² प्लस -2 का होल स्क्वायर
प्लस 1 के 1 का स्क्वायर, के तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 4 प्लस 1 दैट इज √9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू आता है 3, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास कि जो हमारा F12 होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इक्वल होगा K Q1 इंटू Q2 ब्रैकेट R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर के क्यूब के, ठीक है, इक्वल होगा K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, कॉपी में देखिए। Q1 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू -10 इंटू 10⁻⁻6। R1 माइनस R2 का वैल्यू यहाँ देखें 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 k कैप, यही है, प्लस 1 k कैप डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 का वैल्यू आया 3 और ये क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखें 3 से 3 कट गया, ये 3 बचा, ये भी 3 से 3 कट गया और बाकी और कुछ तो और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इस 20 को लिख लीजिए और ये 10 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 20 इंटू -10 -200, ठीक है, डिवाइड बाई 3। यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मिलके कितना हो गया 10⁻⁻12 और यहाँ पे है 10⁻9, तो यहाँ पे -12 में +9 चला गया तो हो गया 10⁻3। ध्यान से देखिए 6 6 12 माइनस में और ये प्लस में 9, तो बचा -3 और क्या बचा, ये जो हमारा वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब इसको अगर हम लोग नीचे लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो लेकिन इस माइनस को हटा दीजिए। कैसे, इसको नीचे लेते जाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख दें, फाइनल आंसर हम लोग लिख लेते हैं और इसी के साथ ये वीडियो भी आज का ये लेक्चर खत्म होगा। तो -200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 जीरोज नीचे लग जाएगा, 1 2 3 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी -2/30 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 k कैप, ठीक है, और ये आंसर आ गया आप लोग का। तो लिख लेंगे -2/30 और 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 k कैप। इतना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा होगा और ये उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा होगा 1 पे 2 के द्वारा, ठीक है, 1 वाले पे 2 के द्वारा इतना ही। Q1 पे जो फोर्स लग रहा हो Q2 के द्वारा उसका वैल्यू क्या है, ये -2/30 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 k कैप। तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो इस पूरे चैप्टर के हम लोग सारे ही लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको देखेंगे और कुछ सीखेंगे। तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।